नमस्कार, मैं वैभव आपका अपने चैनल निबंध 9 पर स्वागत करता हूं। ये चैनल 10th, 11th और 12th क्लास के मैथमेटिक्स सब्जेक्ट को डेडिकेटेड है। अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो शेयर करें, क्योंकि मेरा मोटो ही है क्वालिटी एजुकेशन सबका अधिकार। और अगर आप सारे सिलेबस को कवर करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके सारे मेरी क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। अब आप निबंध 9 को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स की एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कहा गया है कि तीनों ही पार्ट्स में हमने प्रॉब्लम को सॉल्व करना है बाय लीनियर इक्वेशंस। तो हमारा पहला क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन का पहला पार्ट क्या है? रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर्स in 2 hours and upstream 4 kilometer in 2 hours. Find her speed of rowing in still water and the speed of the current. तो क्वेश्चन में ये डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम क्या है? डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम ये है स्टूडेंट्स, हम एक ऐसा करते हैं, अलग से इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो, हमारे पास मान लो ये एक रिवर है और रिवर में पानी किस तरफ बह रहा है? मान लो इस तरफ बह रहा है पानी। तो अगर हम इस डायरेक्शन में चलेंगे तो हम कहेंगे डाउन स्ट्रीम। इसी डायरेक्शन में जाने को डाउन स्ट्रीम कहते हैं। लेकिन अगर हम अपनी नाव को इस तरफ चप्पू चला के चलाने की कोशिश करेंगे तो इसको कहेंगे हम अपस्ट्रीम। क्यों अप और डाउन? क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स पानी जो है वो ऊपर की दिशा से नीचे की तरफ बहता है। तो इसका मतलब यह है कि अगर हम पानी की दिशा में जा रहे हैं तो वो डाउन स्ट्रीम है, और अगर हम पानी की दिशा से उलट जा रहे हैं तो वो हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, अपस्ट्रीम। तो क्वेश्चन में ये कहा गया है कि एक ऋतु जो लड़की है वो पानी में चप्पू वाली नाव जो है रोइंग कर रही है। रोइंग करने का मतलब क्या होता है? वो नाव चलाना जो चप्पुओं से चलाई जाती है। तो चप्पुओं से चला रही है नाव, और जब वो डाउन स्ट्रीम चलती है तो वो 2 आवर्स में 20 किलोमीटर चली जाती है, और जब वो अपस्ट्रीम जाती है तो वो 2 आवर्स में सिर्फ 4 किलोमीटर ही जा पाती है। ऑब्वियसली पानी के बहाव से उलट नाव चलानी आसान नहीं होती, तो वो 4 किलोमीटर ही जा पाती है। तो हमने पता करना है कि अगर पानी चल ना रहा हो, खड़े पानी में वो कितनी तेजी से, किस स्पीड के साथ रोइंग कर सकती है। एक तो ऋतु की रोइंग स्पीड पता करनी है, और दूसरा कि पानी का बहाव कितना तेज है ये पता करना है। तो अगर हम पानी के बहाव को x मान लें और रोइंग स्पीड को y मान ले, तो जब डाउन स्ट्रीम चलेगा काम, जब ऋतु डाउन स्ट्रीम जाएगी तो स्पीड कितनी हो जाएगी? उसकी अपनी स्पीड तो होगी, साथ में ये जो रिवर की स्पीड है ना, ये भी इसमें प्लस हो जाएगी, क्योंकि पानी के साथ बह रही है। वो पानी हेल्प कर रहा है उसको नाव चलाने में। तो बोट चलाने में जो पानी हेल्प कर रहा है तो उसकी स्पीड प्लस हो जाएगी, यानी कि वो तेजी से सफर करेगी। लेकिन उलट तरफ अगर अपस्ट्रीम का केस लें तो वो तो चला रही है y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, लेकिन पानी x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उल्टा बह रहा है। तो उतनी ही स्पीड इसमें से माइनस हो जाएगी, और फिर जो स्पीड होगी वो उसके डिस्टेंस कवर करने की स्पीड होगी। ये स्पीड कम हो गई ना, y में से x माइनस हो गया, तभी तो 2 घंटों में सिर्फ 4 किलोमीटर ही कवर हुए, क्योंकि पानी उसको रोक रहा है, उसके उलट चल रहा है। तो उसको और ज्यादा जोर भी लगाना पड़ेगा और उसकी स्पीड भी कम हो जाएगी। तो कितनी कम हो जाएगी? उसकी स्पीड में से माइनस हो जाएगी स्ट्रीम की स्पीड, पानी की स्पीड। तो हमें क्योंकि x प्लस वाई ज्यादा पसंद है तो ऐसा करते हैं, इसमें कुछ चेंज कर लेते हैं। रोइंग की स्पीड को x रख लेते हैं, ऋतु की बोट चलाने की स्पीड को, और स्ट्रीम की स्पीड हम रख लेते हैं y। तो हमारे पास यहां हो जाएगा x माइनस वाई और यहां हो जाएगा x प्लस वाई।
तो डाउन स्ट्रीम क्योंकि तेजी से बोट चलेगी तो x+y स्पीड हो जाएगी, बढ़ जाएगी स्पीड उसकी, और उतनी ही बढ़ेगी जितना पानी की स्पीड होगी। और जब अपस्ट्रीम जाने लगेगी ऋतु तो उसकी स्पीड कितना घटेगी, जितनी पानी की स्पीड होगी उतनी ही घट जाएगी। तो इस तरह से हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। तो अब एक और बात देखो, ये तो हो गई बात स्पीड्स की। अगर स्पीड के हिसाब से देखा जाए, डिस्टेंस और टाइम दे रखा है, तो तुम अगर याद करो कि हमारे पास स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का फॉर्मूला है। तो यहां पर हमें 2 आवर्स दे रखा है टाइम, 2 आवर्स वो जा रही है। तो टाइम कैसे कैलकुलेट करते हैं, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर स्पीड। ठीक है स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला बन जाएगा, टी इस तरफ ऐसे इस तरफ। तो 2 घंटे में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, 4 किलोमीटर, अपॉन स्पीड जब उसकी है x-y, ऐसे ही है ना। और 2 घंटे में वो 20 किलोमीटर तय कर रही है जब उसकी स्पीड है x+y। ऐसे ही हो गया, देखो, डिस्टेंस ओवर स्पीड। तो हम 2 इक्वेशंस कैसे हासिल कर लेंगे, x-y को इस तरफ ले जाओ, 2 को इस तरफ ले आओ, तो हमारे पास आ जाएगी x-y इज इक्वल टू 4/2 यहां से, और यहां से क्या आएगा, x+y इज इक्वल टू 20/2। देखो स्पीड जो उसकी हो जाएगी x-y, वो कैसे हमें पता चलेगा, 4 किलोमीटर अपॉन 2 आवर्स। डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड जब x-y है तो डिस्टेंस इतना, टाइम इतना। जब स्पीड x+y है तो डिस्टेंस इतना, टाइम इतना। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन को जरा स्ट्रक्चर्ड वे में करते हैं कि हमने क्वेश्चन रिप्रेजेंट कैसे करना है। तो ऑब्वियसली हम सबसे पहले क्या करेंगे, स्पीड्स मान लेंगे। सॉल्यूशन में हमने स्टार्ट किया, लेट स्पीड ऑफ ऋतुज रोइंग, ऋतु के बोट चलाने की स्पीड कितनी मान ली हमने क्वेश्चन में, क्योंकि आवर्स और किलोमीटर्स हैं हर तरफ, तो x किलोमीटर पर आवर। लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्ट्रीम की स्पीड मतलब पानी का बहाव कितना तेज है, वो हमने मान लिया y किलोमीटर पर आवर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ATQ का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हमने क्या बनाया था, देखो, जब उसकी स्पीड x+y होगी, यानी कि डाउन स्ट्रीम, तो वो 20 किलोमीटर 2 घंटे में कर लेगी, यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि 10। तो यहां से हमें एक इक्वेशन मिल गई, x+y इज इक्वल टू 10। इसके बाद हम बात करेंगे अपस्ट्रीम की। अपस्ट्रीम में क्या होगा, एंड अपस्ट्रीम में उसकी स्पीड हो जाएगी x-y, और वो 4 किलोमीटर 2 घंटे में कवर करेगी, तो ये 2 हो गया। तो इक्वेशन आ गई x-y इज इक्वल टू 2। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारे पास। तो अब देखो, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को हम सॉल्व कर सकते हैं। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 हम कहेंगे ऐड कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। जब ऐड किया तो लेफ्ट हैंड साइड में ऐड हो जाएगी, x+y प्लस x-y। देखो x+y इक्वल टू के बाद वाले नंबर भी ऐड हो जाएंगे, 10 + 2, तो -y से y कैंसिल, आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 12। तो यहां से आ गया x इज इक्वल टू 6। तो हमारे पास रोइंग की स्पीड, ऋतु के बोट चलाने की स्पीड आ गई। ये अब इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। पुट x इज इक्वल टू 6 इन 1, इक्वेशन 1 में पुट किया तो 6 + y यानी x+y इज इक्वल टू 10। यहां से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। ये 6 उस तरफ चला जाएगा। तो अब आंसर क्या देना है, आंसर हमने स्पीड्स के बारे में देना है। देयरफॉर ऋतुज रोइंग स्पीड इज इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितनी है, एंड स्पीड ऑफ
स्ट्रीम 4 किलोमीटर पर आवर। ये तो इस तरह क्वेश्चन हो गया सॉल्व। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है स्टूडेंट्स, 2 वुमेन एंड 5 men कैन टुगेदर फिनिश एन एम्ब्रॉयडरी वर्क in 4 days, while 3 women and 6 men can finish it in 3 days. Find the time taken by one woman alone to finish the work and also that taken by one man alone. तो क्वेश्चन का मतलब ये है कि एक एम्ब्रॉयडरी का वर्क है। एम्ब्रॉयडरी वर्क बेटा अपने मदर से पूछना तुम। एम्ब्रॉयडरी का मतलब होता है कढ़ाई का काम। वो कपड़े को एक खास तरीके से सिला जाता है, एक खास तरीके का कपड़ा तैयार किया जाता है, उसको कहते हैं एम्ब्रॉयडरी। अपने पेरेंट्स से पूछना, वो तुम्हें बता देंगे। और तुम्हारे घर में भी एम्ब्रॉयडरी का काम किया हुआ कोई ना कोई कपड़ा ज़रूर होगा। तो वो कपड़ा तैयार करना है जो, वो अगर 2 वुमेन और 5 men मिलके तैयार करें तो उन्हें 4 दिन लगते हैं। लेकिन वही कपड़ा अगर 3 वुमेन और 6 men मिलकर तैयार करें तो वो काम 3 दिन में ख़त्म कर लेते हैं। तो हमें पता ये लगाना है कि एक वुमेन अगर वो काम करे तो कितने दिन लगाएगी, और अगर एक मैन खुद अकेला वो काम करे तो कितने दिन लगाएगा। तो ये समझना कोई ख़ास मुश्किल नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देना स्टूडेंट्स। अब मैं थोड़ा रफ वर्क में समझाता हूँ तुमको। देखो, हम यूज़ करेंगे यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड का मतलब क्या है अभी तुम समझ जाओगे। हम मान लेते हैं, अपने पास से मान सकते हैं कि एक वुमेन को x डेज लगेंगे, x दिन लगेंगे, और एक मैन को y दिन लगेंगे। मान लो वो वाला काम खत्म करने के लिए, एम्ब्रॉयडरी का पूरा एक कपड़ा तैयार करने के लिए। तो अगर वुमेन का केस लेते हैं हम, x दिन में वो एक कपड़ा पूरा तैयार करती है, तो वो एक दिन में कितना कपड़ा तैयार करेगी? 1/x। समझ में अगर नहीं आया तो एक और तरीके से समझाते हैं। मान लो वुमेन को 2 दिन लगने हैं वो एक कपड़ा पूरा तैयार करने के लिए, तो एक दिन में वो कितना कपड़ा तैयार करेगी? आधा कपड़ा तैयार कर लेगी ना। तो देखो, मैंने x के साथ वही किया जो यहाँ 2 के साथ किया। मान लो 3 दिन में वो कपड़ा तैयार करती, तो उसे एक दिन में कितना कपड़ा तैयार करती? वो 1/3 काम होता ना, 1/3 कपड़ा तैयार करती। तो ऐसे ही अगर x दिन में वो एक कपड़ा तैयार कर रही है तो एक दिन में वो 1/x कपड़े का हिस्सा तैयार कर लेगी। यही बात मैन के लिए भी है कि अगर y डेज में वो एक कपड़ा तैयार करता है तो 1 डे में वो 1/y पार्ट ऑफ द कपड़ा तैयार करेगा। तो हमें पता लग गया कि एक दिन में इतना काम होता है वुमेन से और एक दिन में मैन से इतना काम होता है। अब हम ये देख रहे हैं क्वेश्चन में, देखो एक बार फिर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि 4 दिन लगते हैं अगर 2 वुमेन और 5 men लगें। देखो, हम कह रहे हैं कि दिन लगेंगे 4 अगर 2 वुमेन लगें और 5 men लगें। तो अब ये देखो कि एक दिन में अगर एक आदमी 1/y काम कर रहा है एक दिन में, तो 2 मैन कितने करेंगे, कितना काम कर देंगे? 2/y। एक दिन में एक मैन जो है वो 1/y काम कर रहा है, तो 2 मैन एक दिन में 2/y, दुगना काम हो जाएगा ना उससे। और ऐसे ही 5 वुमेन जो है, नहीं मेरे ख्याल 2 तो वुमेन थी, हम 2 वुमेन करते हैं। 2 वुमेन एक दिन में, अगर एक वुमेन एक दिन में 1/x काम करती है तो 2 वुमेन एक दिन में 2/x काम करेंगी। कैसे? देखो, मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया था कि अगर 2 दिन में एक कपड़ा तैयार होता है तो एक दिन में आधा तैयार होगा। लेकिन अगर ऐसे 2 वुमेन काम करें इकट्ठी तो आधा एक वुमेन तैयार कर लेगी, आधा एक वुमेन तैयार कर लेगी, यानी पूरा कपड़ा तैयार कर लेंगी, यानी दुगना हो जाएगा ना काम। तो यहाँ पे इसी तरह से 1/x का दुगना हो गया, तो 2 वुमेन का एक दिन का काम हो गया 2/x, और इसी तरह 5 men का एक दिन का काम हो गया 5/y, 5 गुना हो गया।
एक आदमी इतना काम करता है तो 5 आदमी 5 गुना कर देंगे। ये एक दिन का काम है उनका, अगर 2 वुमेन और 5 मैन मिलके करें तो 2/x वुमेन का काम और 5/y मैन का काम अगर जोड़ दिया जाए तो ये एक दिन का काम है उनका, और 4 दिन में काम खत्म हो रहा है। अगर 4 दिन में काम खत्म हो रहा है तो हर एक दिन में कितना कितना काम चल रहा है, 1/4, 1/4 काम पूरा होगा ना। देखो ये 4 हिस्से कर दिए मैंने, अब पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा, चौथा हिस्सा, ये पूरा का पूरा अगर 4 दिन में कवर हो रहा है तो एक दिन में इतना ही कर पाएंगे, 1/4। तो 1/4 का मतलब होता है 1/4। तो एक दिन का काम 2 वुमेन और 2 मैन और 5 वुमेन का कितना हो जाएगा, 1/4। दोबारा एक बार बता देता हूं, 2 वुमेन और 5 मैन का काम एक दिन का जो होगा वो 2/x + 5/y हो जाएगा, लेकिन ओवरऑल क्योंकि 4 दिन में काम खत्म हो रहा है तो 1/4 काम ही कर पाएंगे ये मिलके। तो एक इक्वेशन तो ये बन गई। इसी तरह हमारा जो दूसरा केस है कि भाई अगर 3 वुमेन और 6 मैन काम करें तो 3 डेज में काम खत्म हो जाता है। तो 3 वुमेन यानी 3/x काम, 6 मैन यानी 6/y काम 3 डेज में खत्म हो जाता है, तो 1/3। देखो 3 वुमेन काम करेंगी तो एक दिन में 3/x काम हो जाएगा, और 6 मैन अगर काम करेंगे तो एक दिन में 6/y काम हो जाएगा। ये जुड़ के ओवरऑल 3 दिन में काम जो खत्म होने वाला है उसका एक दिन का काम निकल आता है ये। तो एक दिन में अगर 3 दिन में काम खत्म हो रहा है तो एक दिन में 1/3 काम हो जाना चाहिए, 1/3 काम ये हो गया। तो इस तरह से ये 2 इक्वेशनें बन गई हमारी, और इनको हम सॉल्व करेंगे। तो ये तो था रफ स्केच क्वेश्चन का। अब हम इसको ज़रा स्ट्रक्चर्ड वे में करेंगे, सही ढंग से रिप्रेजेंट कैसे करना है आंसर शीट पे। देखो तुमने लिखना है लेट 1 वुमेन टेक टाइम इज इक्वल टू x डेज। लेट 1 मैन टेक टाइम इज इक्वल टू y डेज। मान लो एक वुमेन को x दिन लगते हैं उसी काम को खत्म करने में, और एक मैन को उसी काम को खत्म करने में y डेज लगते हैं, तो इनका एक दिन का काम निकाल लेते हैं। देयरफॉर वर्क डन बाय वुमेन इन 1 डे कितना, 1/x। अगर x डेज लगते हैं एक काम खत्म करने में तो एक दिन में कितना हो जाएगा काम, 1/x। सिमिलरली वर्क डन बाय मैन इन 1 डे 1/y। तो एक दिन का काम हमने निकाल लिया, वुमेन का भी और मैन का भी। अब केस 1 क्या है, केस 1 है 2 वुमेन प्लस 5 मैन, और नंबर ऑफ डेज इज इक्वल टू 4। 4 दिन में ये मिलके काम खत्म कर रहे हैं, तो एक दिन का काम कितना हो जाएगा। देयरफॉर वर्क डन इन 1 डे 1/4। देखो वर्क डन इन 1 डे, अगर 4 दिनों में काम खत्म होता है तो एक दिन में सिर्फ 1/4 काम ही खत्म हो पाएगा, लेकिन 2 वुमेन का और 5 मैन का एक दिन में काम कितना होगा। ऑल्सो वर्क डन बाय 2 वुमेन एंड 5 मैन इन 1 डे, ये 7 बंदे मिलके एक दिन में कितना काम खत्म कर लेंगे। देखो वुमेन 1/x है तो 2 वुमेन है तो 2/x, प्लस मैन का 1/y है तो 5 मैन हो गए तो 5/y,
तो यहाँ से हमें पता चला कि ये मिल के काम एक दिन में इतना करेंगे और काम एक दिन में होगा कितना, 1/4। तो ये काम और ये काम बराबर होना चाहिए। तो हमको इक्वेशन मिल गई 2/x + 5/y = 1/4। ठीक है स्टूडेंट्स, ये एक इक्वेशन हो गई, इक्वेशन नंबर 1। अब केस 2, केस 2 है जिसमें कि 3 वुमेन है एंड 6 मेन है और नंबर ऑफ डेज कितने लग रहे हैं, नंबर ऑफ डेज लग रहे हैं 3। तो बिल्कुल उसी तरह हम लिखेंगे कि देयरफॉर वर्क डन इन 1 डे। अगर 3 दिन में काम खत्म हो रहा तो एक दिन में 1/3 ही खत्म हो पाएगा। 1/3 मतलब 1/3, 1/3। और साथ में हम ये भी जानते हैं कि वर्क डन बाय 3 वुमेन एंड 6 मैन इन 1 डे, ये मिल के एक दिन में कितना काम कर पाएंगे इनकी अपनी स्पीड के हिसाब से, 3/x + 6/y। तो ये एक दिन का काम 1/3 हो जाता है। तो हमको इक्वेशन मिल गई 3/x + 6/y = 1/3। तो ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। और स्टूडेंट्स, मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अब ये दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना तुम अच्छी तरह से जानते हो। मैंने पिछली क्लासेस में ऐसी इक्वेशन सॉल्व करनी सिखाई है। तो तुमने करना क्या है, 1/x को, देखो रफली मैं बता रहा हूं, करना तुमने खुद है। 1/x को m मान लो, 1/y को n मान लो। यहाँ पे 2m + 5n = 1/4 आ जाएगा। 3m + 6n = 1/3। एलसीएम वगैरह लेकर इन इक्वेशंस को अब तुमने खुद ही सॉल्व करना है और आंसर्स तुम्हारी बुक में हैं, क्योंकि ये वही क्वेश्चन है जो कि तुम्हारी बुक में है। तो स्टूडेंट्स, ये अपने आप करना है और तुम अपने आप करोगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी और सीखना ही तो हमारा एम है ना। तो इसलिए ये क्वेश्चन तुमने खुद करना है। और अब हम चलते हैं समझने अगले क्वेश्चन को। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का जो थर्ड पार्ट है, लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन क्या है, रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय बस। यानी उसका जो घर है वो अपनी जगह से 300 किलोमीटर की दूरी पे है, जिसमें कि कुछ हिस्सा वो ट्रेन से ट्रेवल करती है और बाकी वो बस से ट्रेवल करके अपने घर पहुंच जाती है। अब वो क्या बता रहे हैं क्वेश्चन में, देखो, शी टेक्स 4 आवर्स, उसे 4 घंटे लगते हैं, इफ शी ट्रेवल्स 60 किलोमीटर बाय ट्रेन। अगर वो 60 किलोमीटर बाय ट्रेन यानी कि ट्रेन से 60 किलोमीटर का सफर तय करे एंड द रिमेनिंग बाय बस, और बाकी का बचा हुआ, यानी बाकी का बचा हुआ कितना, 300 किलोमीटर में से 60 किलोमीटर माइनस करो, 240 किलोमीटर। तो 60 किलोमीटर ट्रेन से जाए और 240 किलोमीटर बस से जाए तो उसे 4 आवर्स लगते हैं। और इफ शी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड द रिमेनिंग बाय बस, शी टेक्स 10 मिनट्स लॉन्गर। अगर 100 किलोमीटर वो ट्रेन से चली जाए और बाकी के 200 किलोमीटर जो है वो बस से ट्रेवल करे तो उसे 10 मिनट ज़्यादा लगते हैं, यानी 4 आवर्स 10 मिनट्स लगते हैं। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड द बस। तो इस क्वेश्चन को पहले थोड़ा सा अलग से रफली समझने की कोशिश करते हैं कि हमें ये क्वेश्चन की सिचुएशन समझ में आ सके। देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक मान लो ए से बी जगह तक उसने जाना है और 300 किलोमीटर दूर इस तरह से उसने जाना है। तो अगर वो 60 किलोमीटर ट्रेन से जाएगी और बाकी 240 किलोमीटर बस से जाएगी तो उसको लगेंगे 4 आवर्स। और केस 2 क्या है कि अगर वो 100 किलोमीटर ट्रेन से जाएगी और बाकी के 200 किलोमीटर बस से जाएगी, 200 किलोमीटर हो गया ना ये, तो उसको लगेंगे 4 आवर्स
प्लस 10 मिनट्स। तो 4 आवर्स प्लस 10 मिनट्स कितने हो जाएंगे? 4 प्लस 10/60 आवर्स। मैंने क्या किया, मिनट्स को आवर्स में चेंज कर लिया। कैसे करते हैं? डिवाइड करके। तो ये 1/6 हो गया, 6 इधर मल्टीप्लाई हुआ, तो 25/6 आवर्स हम कह सकते हैं, क्योंकि हम मिनट्स नहीं देखना चाहते। हम क्वेश्चन में बस और ट्रेन की स्पीड किलोमीटर पर आवर में निकालेंगे और इसके लिए हमें मिनट्स नहीं चाहिए, आवर्स ही चाहिए। तो हमने 4 आवर्स 10 मिनट्स को 10 को 60 से डिवाइड करके इसमें प्लस करके आवर्स में कन्वर्ट कर लिया। तो 4 6 24 प्लस 1, तो 25/6 आवर्स। तो ये है हमारा क्वेश्चन स्टूडेंट्स। अब हम मान लेंगे कि ट्रेन की स्पीड x है और बस की स्पीड y है। ठीक है स्टूडेंट्स। तो टाइम जो है वो टाइम के ऊपर है क्वेश्चन, तो टाइम निकालेंगे। डिस्टेंस ओवर स्पीड हमारा टाइम होता है। डिस्टेंस, अब केस 1 में, इस केस में 60/x इतना तो टाइम लेगी ट्रेन, क्योंकि 60 किलोमीटर वो ट्रेन से चल रही है और ट्रेन की स्पीड x है, प्लस 240 किलोमीटर वो बस से चल रही है, तो 240 डिवाइडेड बाय y बस की स्पीड। ये टोटल टाइम कितना होता है? 4 आवर्स होता है। और दूसरे केस में यहां पे क्या बन जाएगा? 100 किलोमीटर बाय x उसकी स्पीड है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड जो है वो टाइम हो गया, प्लस इतना तो टाइम लेगी ट्रेन, और बस कितना टाइम लेगी? 200/y। ठीक है। तो ये टाइम कितना लगेगा हमने कैलकुलेट कर लिया, 25/6। तो ये दो इक्वेशनें बन जाएंगी और इस तरह हम सॉल्व कर लेंगे। एक बार फिर देख लो, 60 किलोमीटर ट्रेन से चली, तो अगर हम ट्रेन की स्पीड x और बस की स्पीड y मान के चल रहे हैं, तो ट्रेन ने कितना टाइम लिया? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम होता है। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम कितना होगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, फिर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये बस का डिस्टेंस अपॉन स्पीड है, देखो 250/y। तो ये मिल के कितना टाइम में पहुंची? 4 आवर्स में, तो अपॉन इज इक्वल टू 4। और इसी तरह केस 2 में 100 किलोमीटर ट्रेन से, जबकि ट्रेन की स्पीड x है, तो ट्रेन ने कितना टाइम लिया? 100/x। और बाकी 200 किलोमीटर उसने बस से ट्रेवल किया, और बस की स्पीड y है, तो 200/y इज इक्वल टू, ये टाइम पूरा का पूरा कितना उसने लिया? 25/6 आवर्स। तो ये दो इक्वेशनें बनेंगी और हम सॉल्व कर देंगे। तो चलो अब हम ऐसा करते हैं, इस क्वेश्चन को जरा फॉर्मली कोशिश करते हैं कि कैसे सॉल्व करें, वो सीखें। तो तुमने सबसे पहले मान लेना, लेट स्पीड ऑफ बस, स्पीड ऑफ बस हमने y किलोमीटर पर आवर मान ली। लेट स्पीड ऑफ ट्रेन x किलोमीटर पर आवर। ठीक है। अब टोटल डिस्टेंस कितना है? टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू 300 किलोमीटर हम देख रहे हैं। तो केस 1, पहले केस में वो डिस्टेंसेस क्या क्या ट्रेवल कर रही है वो देख लेते हैं। डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन, पहले केस में डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन कितना था? देखो 60 किलोमीटर। डिस्टेंस कवर्ड बाय बस कितना होगा बाकी का, यानी 300 माइनस 60, 250 किलोमीटर। देखो तो टाइम कितना लगा? टाइम टेकन इज इक्वल टू 4 आवर्स। तो केस 1 हमारा ये है। तो इस हिसाब से हमारे पास क्या बन जाएगा, जो इक्वेशन हमने बनाई थी, 60/x प्लस 240/y इज इक्वल टू 4। अब इस पूरे को हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे। 4 से डिवाइड किया तो यहां पे कितना आ गया, 15/x प्लस 4 से डिवाइड किया 60/y इज इक्वल टू 1। इक्वेशन नंबर 1। अब आ जाओ केस नंबर 2 पर।
केस 2 में क्या हो रहा है। केस 2 है डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन। ट्रेन से चलने पर 100 किलोमीटर उसने कवर किए और डिस्टेंस कवर्ड बाय बस, तो बाकी का रिमेनिंग यानी 300 माइनस 100 200 किलोमीटर। और टाइम टेकन कितना है, टाइम टेकन 4 आवर्स में 10 मिनट्स ज़्यादा, 4 आवर्स 10 मिनट्स। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 प्लस 10 अपॉन 60 आवर्स बन गया। तो हमने सॉल्व करके देखा ही था, ये कितना बन जाएगा 25/6 आवर्स। तो यहां से हमारी इक्वेशन क्या आएगी, 100/x प्लस 200/y इज इक्वल टू 25/6। तो अब 25 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे, तो ये बन जाएगा 4/x प्लस 8/y इज इक्वल टू 1/6, इक्वेशन नंबर 2। तो अगेन मेरी ये रिक्वेस्ट इस क्वेश्चन के लिए भी है कि ये क्वेश्चन इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 तुमने खुद सॉल्व करनी है। कैसे, 1/x को p मान के 1/y को q मान लो, चाहे इसको m या n मान लो, जैसे मर्जी कर लो, लेकिन ये क्वेश्चंस अब तुम्हें इतने तो करने आते हैं कि तुम इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स, तुमने अब इसको अपने आप सॉल्व करना है और इस तरह से ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। और अब अगली क्लास में हम मिलेंगे तो हम अगले चैप्टर पर होंगे। तो तब तक के लिए प्रैक्टिस करो। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।